हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आइज की क्विक बुक, जिसमें हमारा यहाँ चल रहा है विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल हम कर चुके हैं। अभी चैप्टर नंबर 21 की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो कि है पृथ्वी की गति यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करेगा। अपने दोस्तों में जो भी दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है वो पढ़ना चाहता हूँ या फिर घटना चक्र की वीडियोस अगर आप लोग को देखनी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पेज है मेरा, वहां से आपको बाकी हेल्प मिल सकती है, पीडीएफ रिलेटेड हेल्प मिल सकती है, आपको न्यूज़पेपर रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, हो सकता है कि मैं रिप्लाई थोड़ा लेट दूं, बट रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट मतलब विश्व का भूगोल जो पोर्शन है, चैप्टर नंबर 18, 19 फिर 20, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 और 21 अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पृथ्वी की गतियां। बाकी भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि हमें आगे और कौन-कौन से टॉपिक करने चाहिए। एक आइडिया लग जाता है कि भैया अभी इतना बचा है, इतना करना है। इसके बाद देखिए यहाँ मैपिंग भी है, पूरा एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यूरोप जितने भी महाद्वीप है हम सारी बातें कर लेंगे। चलिए, इतनी सी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियां, मीन्स द मोशन मोशन ऑफ द अर्थ, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर। इसका सामान्य परिचय देखें क्या है। तो सामान्य परिचय क्या कहता है? कहता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है गाइस? वो जैसे पृथ्वी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसका अक्ष होता है, ठीक है। ये अपने अक्ष के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है, तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, तो पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें क्या है? आभास ना होने के का मुख्य कारण क्या है? घूर्णन एवं परिक्रमण में क्या है? निरंतरता का होना। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है। हम लोग को पता नहीं चलता, ठीक है। हमें उस चीज का आभास नहीं होता है, ठीक है। अ, अब देखिए पृथ्वी में सूर्य के चारों ओर घूमने और धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। मीन्स ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है या अपनी धुरी पे घूम रही है? तो इसके प्रमाण है बहुत सारे। जैसे पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर नहीं घूमती, मतलब अगर पृथ्वी अपने जो अक्ष में है, अक्ष के चारों तरफ नहीं घूम, मतलब अक्ष के इधर ऐसे करके नहीं घूमती, तो एक ही हिस्से पर क्या होता? हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पे हमेशा रात रहती। मतलब अगर मान लीजिए पृथ्वी है जो आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या है? सन है, सन, एसयूएन सन। तो सन की रोशनी सिर्फ इसी हिस्से में पड़ती, ये वाला हिस्सा जो इधर वाला है वो नहीं पड़ती वहां पे, यानी हमेशा वहां रात होती है और सन की साइड जो होगा यानी सूर्य की साइड होगा उसमें हमेशा दिन रहता है, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि घूम रही है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है। अब इसने कहा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही क्या है? मौसम परिवर्तन होता है। अब दूसरी चीज देखो, एक तो हमने देख लिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। कैसे पता चला कि दिन और रात हो रहे हैं? ये तो एक जगह दिन एक जगह रात होती। अब इसने कहा कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये कैसे? क्योंकि देखिए मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ये बताता है। ठीक, अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि देखिए सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस वजह से पता चल रहा है मौसम में, कैसे पता चला कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर क्या है? सतत रूप से घूम रही है, मतलब लगातार घूम रही है। फिर इसने कहा दूसरे ग्रहों की भांति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, जैसे बाकी ग्रह भी घूमते हैं। अच्छा, इसने कहा कि अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसके चारों तरफ क्या होती है? पृथ्वी जो है घूम रही है। यानी ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये होता है आपका दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा जो हमें मतलब दिखाई नहीं देती है, होती है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। तो ये होता है अक्ष। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित और पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को हम बोलते हैं कक्षातल या कक्षीय सतह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है? सीधी तो नहीं है, झुकी हुई है, थोड़ी सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इसने कहा कि इसका जो अक्ष इसका अक्ष से जो क्या है? कक्षातल से क्या है आपका 66.5 का कोण बनाता है। ठीक है, देखिए 66.5 हाफ, 66.5 23.5 यानी कि ये वाला दोनों दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो कितना आता है? तो ये कुछ होता है आपका
90 डिग्री होता है, ठीक है? बस ये पूरा उसने टोटल बता दिया कि मतलब अगर पृथ्वी थोड़ी-सी भी झुकी है यानी कि इतनी कितनी झुकी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है? सीधी नहीं है, ये अक्ष उसका ऐसे है, ठीक है? दूसरा अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये है आपका साढ़े 66 एंड हाफ राइट? अब इसमें लिखा है कि पृथ्वी का आकार जो है भू-आब है। ठीक है, भू-आब का मतलब है ये बिल्कुल गोल नहीं है, आपकी ध्रुवों पर क्या है चपटी है, ठीक है? तो इसमें पृथ्वी का आकार भू-आब होने के कारण क्या होता है, इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है अतः आधे भाग पर दिन-रात मतलब आधे भाग पर दिन रहता है, ठीक है? क्या? मतलब इसने कहा था आधे भाग पे दिन रहता है और शेष पे क्या रहता है अंधेरा रहता है क्यों? क्योंकि उस साइड क्या होता है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ जाता है और ठीक है और रात रहती है। मतलब वही जो अभी मैंने कहा कि अगर यहाँ पे सन है तो इस वाले भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इस वाले भाग पे नहीं पड़ेगा, रात रहेगी। और इस जगह पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को हम क्या बोलते हैं? प्रद क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं, ठीक है? मतलब वो वाला पोर्शन जिसके इधर इस साइड दिन होगा, इस साइड रात। अब है पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, एक तो घूर्णन यानी अपने अक्ष के चारों तरफ घूम घूम रही है। अब देखिएगा इसे यहाँ पे, घूर्णन गति को ही हम परिभ्रमण कहते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। परिभ्रमण को ही हम दैनिक गति भी बोलते हैं। एक दिन वाला हिसाब होता है क्योंकि अपने अक्ष पे एक दिन में पूरा घूम जाती है, तो दैनिक गति। अब ये देखिए जो पृथ्वी सन के चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो पूरे 1 साल में, तो ये देखिए वार्षिक गति, ठीक है? दूसरा इसे बोलते हैं परिक्रमण। अब लोग कन्फ्यूज़ किसमें होते हैं? परिभ्रमण और परिक्रमण में। तो परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पे घूमना और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है? हो गया। घूर्णन अब घूर्णन की बात करते हैं यानी कि अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या है लट्टू की भांति घूमती है। मतलब ये कैसे घूम रही है? देखिए यहाँ पे आपको कैसे कैसे वो दिख रहे हैं। ये होता है पश्चिम साइड, ये है आपका पूर्वी साइड। तो यानी कि ये यहाँ से घूम रही है कुछ पूर्व साइड की तरफ घूम रही है, ठीक है? किस तरह से घूम रही है? पूर्व साइड की तरफ घूम रही है, राइट? ओके। और पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है इसे इसे जो है परिभ्रमण गति भी कहते हैं। वही हमने कहा घूर्णन कह लीजिए, परिभ्रमण कह लीजिए। अच्छा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व लगभग जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कोई नहीं पूछेगा घूम रही है और कितना समय ले रही है 24 घंटे 24 घंटे नहीं ले रही है ये देखिए 24 घंटे में थोड़ा सा कम है यानी कि 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड ले रही है ठीक है और इस कारण क्या पृथ्वी पे क्या होते हैं दिन रात इसको हाफ कर देंगे तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात ऐसा मान लीजिए अब इसने लिखा पूरे वर्ष क्या विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है समान होता है मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन रात समान मिलेंगे यानी कि 12-12 घंटे ठीक है क्योंकि जो है विषुवत रेखा पर सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव जो होता है शून्य होता है यानी बिल्कुल बीच वाली लाइन हमारी विषुवत रेखा होती है, वहाँ पे अगर आप कोणीय झुकाव बोलते हैं ना, तो वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। तो पृथ्वी जो है ना बिल्कुल मतलब शून्य यहाँ ये विषुवत रेखा ये जो आपकी है, ठीक है? तो यहाँ पे सन है मान लेते हैं, सन थोड़ा ऊपर-नीचे चलता रहता है, ठीक है? ऊपर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो यहाँ पे कोणीय झुकाव है, पृथ्वी का शून्य माना जाएगा, यहाँ पे दिन-रात बराबर होते हैं, ठीक है? अब देखिए घूर्णन दैनिक गति के प्रभाव, ठीक है? घूर्णन गति के प्रभाव क्या है? पहला घूर्णन गति हो रही है यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूम रही है तो इससे क्या हो रहा है एक चीज दिन और रात हो रही है अगर नहीं घूम रही होती तो एक साइड दिन रहता है एक साइड रात ठीक है तो पहला तो दिन रात हो रहा है दूसरा सूर्य चंद्रमा अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं यानी कि इसने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरह घूम रही है बाकी इसके जो चारों तरफ पिंड है यानी कि मान लीजिए इसने कहा सूर्य है चाहे चंद्रमा है चाहे अंतरिक्ष है ठीक है ये क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं और इसमें कहा हवा धाराओं की दिशा का बदलना हम्म बदलना ओके हवा और धाराओं की मतलब हवा की दिशा बदलती है धाराओं की दिशा बदलती है इसमें कहा घूर्णन गति के प्रभाव से क्या होता है कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है कॉरियोलिस बल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेंगे यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है ना तो एक बल लगता है यहाँ पे कॉरियोलिस बल जिसके कारण क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाई ओर दाई मतलब होता है राइट साइड में यानी कि यहाँ जो पवन चल रही है वो अपनी दाई ओर जाएगी ठीक है अपनी राइट साइड में जाएगी और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें अपनी बाईं ओर जाएगी देखिए ये हो गया इसका लेफ्ट ये हो गया इसका राइट जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला इसका हो जाएगा राइट साइड और ये हो गया इसका लेफ्ट यानी उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में जाएगी ऐसे में ज्वार भाटा की दैनिक और अर्ध दैनिक आवृत्ति और इसके उत्पन्न ज्वारी तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होती है प्रभावित होती है ठीक है बस इतनी सी बात अब देखते हैं आते हैं परिक्रमण में यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन यानी कि जब वो सूर्य के चारों ओर घूम अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है तो यहाँ पे अब याद करने वाली क्या क्या पहला कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ठीक है अच्छी बात है कितनी गति से घूम रही है नहीं पड़ेंगे सही है हाँ किस क- कैसा जो कक्ष है वो कहता है कक्षा कहती है इसकी दीर्घ वृत्ताकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
तो ये जो गति होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में हम क्या कहते हैं, हमारा 1 साल 365 दिन का होता है। तो वो 365 मान लीजिए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड तक लिखा है भैया, इतना ठीक है। पृथ्वी का याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप और हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन सुविधानुसार इसे हम 365 दिन मान लेते हैं, ठीक है। और इसने कहा 6 घंटे की जो बात करी है, तो इसने कहा जो 6 घंटे है ना, जब आप हर साल के 6-6 घंटे और ऐड कर लो, ये 6 घंटा मान लो, तो 1 दिन का 6 घंटा, दूसरे मतलब 1 साल का 6 घंटा हुआ, दूसरे साल में भी 6 घंटा बढ़ा, तीसरे में भी 6 घंटा और चौथे में भी, 4 साल में 6-6 घंटे बढ़ के 24 घंटे बन गए। यानी 24 घंटे जब बन जाता है ना, तो गाइस इसे आप 1 दिन कह सकते हो। तो 1 दिन कब ऐड हो जाता है पता है? मतलब अगर आप सन 2000 में चल रहे हैं, तो हमने कहा 2000 में फरवरी 28 दिन की थी, फिर आप 2001 में आए, ठीक है, लेकिन इसमें आप 6 घंटा और ऐड करिए, ठीक है? ठीक है। अब इसमें 2001 में भी 28 दिन की थी, एक्स्ट्रा 6 घंटे इसके भी ऐड कर लीजिए, फिर 2002 में भी 28 दिन की थी फरवरी, इसमें भी आप 6 घंटा, और 2003 में भी 28 घंटे 28 दिन की थी, ठीक है? इसके भी 6 घंटे ऐड कर लिए। अब जब आपने ये सारे 6 घंटे ऐड कर दिए, तो आपको मिल गया 24 घंटे, यानी कि 1 पूरा दिन मिल गया। तो जब 2004 में आएँगे ना गाइस, तो ये 1 दिन कहाँ पे ऐड हो जाता है पता है? फरवरी में ऐड हो जाता है। तो उस वर्ष क्या होता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। और वही क्या होता है, हमारा क्या होता है, लीप ईयर बोलते हैं, अधिवर्ष या लीप ईयर। वैसे तो हिंदी में बहुत कम लोग को पता होगा, अधिवर्ष बोलते हैं, तो याद रखिएगा, अधिवर्ष कहते हैं या हम उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है? तो इसमें 365 दिन ना होके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 366 दिन, क्योंकि 6-6 घंटे आपके 4 साल के ऐड हो गए। बढ़ते हुए एक दिन को जो है फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, मतलब वही 29 तारीख हो जाती है, 29 तारीख हो जाती है, ठीक है? अब इसमें लिखा है परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव क्या है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। पहला, दिन रात छोटा और बड़ा होना। दिन रात छोटा होता है, बड़ा होता है। देखिए, दिन और रात ना, आप जो कहते हैं कि 24-24 घंटे का, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? थोड़ा मतलब 7 घंटे, जब 7 शाम के आज के समय अभी इस टाइम आप बातें करेंगे, तो शाम को 6-7 बजे जो है ना, अंधेरा हो जाता है, ठीक है? और सुबह जो है 4-5 बजे उजाला हो जाता है, 5:30 बजे। 12-12 घंटे नहीं होता, थोड़ा इधर-उधर ऋतु परिवर्तन होता है, इसी वजह से होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। कर्क और मकर रेखा पर का क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक है? कि पृथ्वी पे कर्क रेखा कहाँ बन रही है और मकर रेखा। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कभी सूर्य की किरणें पृथ्वी पे सीधी पड़ेंगी, कभी तिरछी आएंगी। फिर विषुवत तथा उपसौर अपसौर की स्थिति का होना। यह ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, मतलब समझिए। अब देखिए इस तरह से होता है, तो ध्रुवों पे क्या होता है ना, 6-6 महीने, 6 महीने दिन होता है, 6 इस ध्रुव पे भी 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ऐसा कुछ होता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं अभी, लेकिन हम पढ़ेंगे तब सब दिखने लगेंगी कैसे होता है, ठीक है? अभी हम इतने डीप में नहीं जाएँगे, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जहाँ जाना पड़ेगा इतना डीप में, तब जाएँगे। अब ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ सीज़न, यानी हमारे यहाँ बहुत सारी ऋतु होती हैं, ठीक है? देखिए, अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तो क्या होता है, एक ही स्थान पर अलग-अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव जो है अलग-अलग हो रहा है। यानी अगर ये है, पृथ्वी घूम रही है, तो इसने कहा ये दिल्ली है। सपोज़ कि हम और आप दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली तो वहीं रहेगा, लेकिन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो हम क्या देखेंगे, अलग-अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग-अलग तरीके से पड़ता है। अंधेरा भी होता है, दिन भी होता है, 12 बजे कुछ अलग तरीके का दिन होता है, ठीक है? 4 बजे कुछ अलग, 5 बजे कुछ अलग, ठीक है? मतलब दिल्ली में ही खड़े हैं आप, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। क्यों बदल रही है? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। भिन्न-भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है। कभी बहुत गर्मी होती है सूर्य से, कभी कम होती है। इसी वितरण के कारण समय के साथ जो है उस स्थान की गर्मी और सर्दी की ऋतुएँ बन जाती हैं। मतलब फिर ये तो मैंने 1 दिन की बात कही, वैसे 6-6 महीने या 3-3 4-4 महीने में आप देखेंगे चेंजेस कितनी होते हैं। या सर्दी और गर्मी आ जाती है 6-6 महीने में। पृथ्वी के परिक्रमण, यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसमें जो है 4 प्रमुख अवस्थाएँ हैं। पहला देखिए, अब एक हमने स्थिति ली है ना 21 जून की, अब 21 जून सुन के क्या समझते हैं? इस दिन बहुत गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी, ठीक है? मतलब समझिए मुझे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? पहले मैं एक चीज़ समझाती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसे रेड कलर। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे है हमारा विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री। इसके ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे आता है ना 23.5 डिग्री, ठीक है? नॉर्थ में। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है? और इसके नीचे होता है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो, ये होती है हमारी मकर रेखा, ठीक है? ओके, समझ गए तीसरी बात। अब सूर्य है यहाँ पे, ये रहा हमारा सूर्य, मतलब विषुवत रेखा पे। अब मैं बीच में नहीं बनाऊँगी तो गोच-मोच हो जाएगा, चलो बना ही देते हैं। ये सपोज़ सूर्य है हमारा, अब क्या होता है कि 21 मार्च को मान लेते हैं वो दिन कौन-सा है आज का दिन?
मतलब ये वाला दिन जिसमें सूर्य के, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 21 मार्च। चलो, तो 21 मार्च को क्या हुआ, सूर्य ना चलने लगा। कहाँ चलने लगा? कर्क रेखा की तरफ, यानी उत्तर की दिशा में चलने लगा। ये जा रहा है, 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 यहाँ पहुंच गया। यानी अब वो पहुंच गया कर्क रेखा पे। वो कौन सा दिन है जब वो कर्क रेखा के पे पहुंचा है? तो वो है 21 जून, मतलब 3 महीने बाद। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई के बाद जून। ठीक है, अब जून में रुका, अब वापस भी आएगा। अब ऐसा तो नहीं चला ही जाएगा, चलो वापस आएगा। तो अब गाइस यहाँ से ये क्या होता है, वापस आना शुरू होता है नीचे की तरफ। ठीक है, वापस से विषुवत रेखा की तरफ आता है। यानी 21 जून से और 3 महीने आगे बढ़ाइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम यहाँ लिख देते हैं 21 सितंबर की जगह लिखते हैं हम 23 सितंबर को वापस से विषुवत रेखा पे आ जाएगा सूर्य। चलिए, 23 सितंबर को हम पहुंच चुके हैं विषुवत रेखा पे। अब सूर्य आगे बढ़ेगा, अब यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, अब ये फिर से वापस जाएगा नीचे और नीचे, मकर रेखा की तरफ जाएगा। और 3 महीने लगा लो अब, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम मान लेते हैं 21 दिसंबर। 21 दिसंबर में सूर्य जो है मकर रेखा पर आ जाता है, राइट। चलो, पहुंच गए मकर रेखा पे। फिर हमने कहा वापस भी जाएगा। चलो वापस चलते हैं। अब हम वापस चलेंगे नीली लाइन पे। अब ये मकर रेखा से वापस से घूमेगा और विषुवत रेखा पे चला जाएगा, राइट। सो अब ये कब जाएगा? दिसंबर के बाद 3 महीने और बढ़ाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी गाइस ये 21 मार्च को वापस से विषुवत रेखा पे आ गया। यानी आपने क्या देखा, हम गए थे 21 मार्च से चलना स्टार्ट हुआ, 21 जून, 21 जून के बाद 23 सितंबर को वापस आए, फिर और नीचे चले गए, 21 दिसंबर के बाद हम वापस से 21 मार्च पे आ गए। ये एक पूरा का पूरा साइकिल बन गया। यानी सूर्य जो है ना मकर विषुवत रेखा से चलता हुआ कर्क रेखा पे गया, फिर वापस विषुवत रेखा पे आया, फिर मकर रेखा पे गया और वापस से घूम के कहाँ चला गया? विषुवत रेखा पे चला गया। यानी कि सूर्य घूम रहा है, मतलब सीधा-सीधा नहीं चल रहा है, थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, ठीक है? सी आप समझ गए, डेट भी आप समझ गए, अब पढ़ते हैं, अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब आएगा समझ में। यानी कि सूर्य जो है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में घूम रहा है, ठीक है? तो अब देखिए 21 मार्च के बाद, 21 मार्च को कहाँ था? विषुवत रेखा पे। 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ चलने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जहाँ सूर्य जाएगा वहाँ दिन होगा, और यहाँ पे क्या है, गर्मी आएगी। जहाँ पे भैया सूर्य जाएगा वहाँ गर्मी आएगी, तो ग्रीष्म ऋतु आ गई। ठीक है, चलो आ गई। अब क्या होता है, 21 मार्च से सूर्य जो है ना उत्तर ध्रुव को जो है प्रकाशित करना प्रारंभ कर जाता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है। यानी ऊपर की तरफ है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव को ये प्रकाशित करने लगेगा। अब क्या होता है, 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव प्रकाशित रहता है। हमने क्या कहा था, 21 मार्च से गया, यहाँ पे पहुंचा जून में, 21 जून को, 21 जून से वापस आया जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर। तो यानी हमने क्या देखा, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, इस 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य हमारा उत्तरी साइड में था, उत्तरी साइड में। तो वो क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव को ही प्रकाशित करेगा, ठीक है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव यानी कि जो ये पॉइंट है ना गाइस ऊपर वाला, इसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। उत्तरी साइड की बात नहीं कर रहा है, उत्तरी ध्रुव पे ना इन 6 महीने में क्या होगा कि दिन रहेगा, ठीक है, उजाला रहेगा हमेशा, ठीक है। 21 मार्च से लेकर 21 जून की अवधि को हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। यानी कि सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाता है, और 21 जून को ये अपने मैक्सिमम जितना उत्तर की तरफ जा सकता है उतने दिन की बात करिए, यानी 21 जून तक जाता है। और 21 जून के बाद तो वापस होने लगता है, हालांकि रहता उत्तर में ही है, विषुवत रेखा से ऊपर है तो उत्तर में ही रहेगा, लेकिन वापस आने लगता है ना, तो उत्तरायण ना हो क्या, वापस आने लगा। चलिए, अब इसने कहा 21 जून को सूर्य जो है ना कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्यों? बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर चढ़ा रहता है। जब सूर्य आपके सर पे चढ़ा रहेगा तो लंबवत ही चमकेगा। तो इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। क्यों? आपके सर पे ही सूर्य है तो दिन सबसे बड़ा रहेगा। तो यानी याद रखिएगा 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी कह सकते हैं, नहीं तो गर्मी तो बहुत वैसे ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन हाँ, दिन सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी होगी। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या हो गई, ग्रीष्म अयनांत या फिर उत्तर अयनांत बोलते हैं। ये एक टॉपिक बन गया, मतलब टॉपिक नहीं बन गया, ये एक क्वेश्चन बन गया, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो है दक्षिण ध्रुव, अब जब उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने, इस टाइम इन 6 महीने में अगर उत्तरी ध्रुव पे दिन हो रहा है तो दक्षिण ध्रुव पे तो अंधेरा रहेगा, यानी कि रात रहेगी। और वहां पे जब उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी साइड पे जब सूर्य रहेगा तो वहां गर्मी रहेगी, और दक्षिण साइड पे जब सूर्य नहीं रहेगा तो वहां ठंड, शीत ऋतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, ये सब पढ़ने की, ये डायग्राम इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या गए थे, मार्च से गए थे हम जून में,
उत्तरी ध्रुव में मकर कर्क रेखा पे, और वापस से विषुवत रेखा पे कब आए? दिसंबर 21 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर से क्या होगा? वो नीचे जाएगा, मकर रेखा की तरफ पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? सितंबर में। नहीं, सितंबर नहीं, सॉरी 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 गाइस, यहाँ थोड़ी गलती हो गई मुझसे। यानी कि जो सूर्य है विषुवत रेखा से स्टार्ट हुआ था चलना, ठीक है, ऊपर गया मार्च, मार्च के बाद सितंबर अक्टूबर, सॉरी मार्च में यहाँ पे था, मार्च के बाद जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक यानी सितंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद मार्च आएगा, ठीक है। तो यानी कि 21 दिसंबर की स्थिति, यानी कि जो ये मकर रेखा पे ना वो वाली स्थिति की ये बात कर रहा है। चलो समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 23 दिसंबर से जो है 21 मार्च, यानी कि मकर रेखा से लेकर विषुवत रेखा का टाइम बता रहे हैं, तब जो है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो होता है प्रकाशित होता है। क्यों भैया? यहाँ पे जब हम सितंबर में है, और सितंबर के बाद जब आप नीचे जा रहे हो, दिसंबर तक जा रहे हो, और दिसंबर के बाद वापस से मार्च में आ रहे हो, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये 6 महीने, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में उजाला रहेगा, ध्रुव प्रकाशित रहेगा। दक्षिणी ध्रुव तो बिल्कुल ही प्रकाशित रहेगा, यानी कि 6 महीने तक यहाँ पे दिन रहेगा। और कब? 23 सितंबर से 23 जो 22 दिसंबर तक का टाइम होता है, यानी कि इस दिन से जब यहाँ दिसंबर तक आता है मकर रेखा तक, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, कि सूर्य क्या हो रहा होता है? दक्षिणायन, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है भैया, यहाँ पे लंबवत है, तो भैया क्या होगा? यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। तो इस समय सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ी है? मकर रेखा पे पड़ी है, जैसे उस वक्त पड़ेगी जब सूर्य आपके सर पे रहेगा तो सीधी ही किरणें पड़ेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? अधिक प्रकाश होगा, क्योंकि सूर्य दक्षिण साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबे दिन, छोटी रातें होंगी। अब जब सूर्य है तो दिन तो लंबा ही होगा, रातें छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी भी रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होता है? इससे विपरीत स्थिति, यानी कि ठंड होगी, ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव क्या होता है? अप्रकाशित। अब उत्तरी ध्रुव में इन 6 महीने पे अंधेरा रहेगा, ठीक है, और कम ऊष्मा, यानी कि गर्मी कम रहेगी, ठंड ज्यादा रहेगी। तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप? जब यहाँ पे सितंबर से जब सूर्य नीचे दिसंबर की तरफ जाता है, और दिसंबर से वापस मार्च की तरफ आता है, यानी कि इस वक्त ये दक्षिण साउथ साइड में, तो नॉर्थ साइड में आप देखते हैं ठंड होती है। यानी आप अभी अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी मई आने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद से हमारे यहाँ ठंड स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है नीचे जाने लगेगा। और कब तक रहती है वो ठंड? हमारी होली तक रहती है, यानी मार्च तक रहती है, क्योंकि सूर्य नीचे ही है। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस जब ये सूर्य जो नीचे की साइड रहता है ना, दक्षिण दक्षिण वाली साइड पे चल रहा होता है, इसे हम बोलते हैं ना guys, क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। उस वाले को हम ग्रीष्म अयनांत बोलते थे, इसको शीत, या फिर उस वाले को दक्षिण उत्तर उत्तर अयनांत बोलते थे, इसको दक्षिण बोलेंगे, जस्ट पहले वाले का ऑपोजिट। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया। नहीं समझ में आया तो 3 बार और देखिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बस। अब देखो किरणों का प्रभाव देखो, किरणें यानी कि सूर्य की किरणें, इनका प्रभाव क्या है? जब लंबवत किरणें पृथ्वी की किसी भाग पर पड़ती है, यानी कि अगर सीधी किरण कहीं पड़ेगी ना, तो इससे क्या होगा? पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक होगा। बिल्कुल, जब गर्मी ज्यादा होगी अवशोषण तो हो। अच्छा, पृथ्वी जो है ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगी, ठीक है। जब सूर्य की तिरछी किरणें पृथ्वी के किसी भाग पे पड़ती है तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, यानी कि अगर सीधी किरणें पड़ेंगी, जब आपके पास सीधी किरण पड़ेगी तो आपको ज्यादा पसीना आएगा। क्यों? ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, पसीना ज्यादा आएगा उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा। और तिरछी पड़ेंगी तो यानी इतना इतना मजा नहीं आएगा, कम गर्मी लगेगी। और इसमें लिखा, विदित है कि दोपहर अधिक गर्म तथा सुबह और शाम के कम गर्म होता है। उजाला है, लेकिन दोपहर गर्म ज्यादा होता है। क्यों? सीधी किरणें आपके सूर्य, जब आप अगर दोपहर के 12 बजे जाके बाहर खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपको दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके सर पे है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है? दोपहर क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्म। शाम सुबह इतनी गर्म नहीं होती, क्योंकि दोपहर जो है सूर्य की किरणें सतह पर सीधी पड़ती हैं, और जबकि क्या है, सूर्य सुबह और शाम को ये कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है, ठीक है। बस इतनी सी बात इसने कही। तो आप तो होशियार है ही, समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 21 मार्च, ये विषुवत रेखा पे सूर्य और यहाँ पे है 22 सितंबर। देखिए 21 मार्च से ऊपर गया था, जून तक गया था, आपका कर्क रेखा तक गया था। 21 जून के बाद ये वापस आ जाता है 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद 21 दिसंबर तक नीचे जाता है वापस से, ठीक है, और वापस 21 या 22 दिसंबर कह लीजिए, तो ये वापस से ऊपर आता है। यानी कि ये वाली जो लाइन है वो विषुवत रेखा है। तो विषुवत ये लिखा भी है, इसमें विषुवत की स्थिति है ये, यानी 21 मार्च को भी ये विषुवत रेखा पे होता है, 23 सितंबर को भी ये विषुवत रेखा पे होता है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होता है? सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे लंबवत, यानी कि सीधा चमक रहा होता है। तो इस समय क्या है? समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य के प्रकाश सूर्य का मतलब आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होता है। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को हम बोलते हैं विषुव। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई? विषुव किसे कहते हैं?
21 मार्च 23 दिसंबर सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर, दिन और रात बराबर होते हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बराबर ही होते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा पर। तो इसे हम बोलते हैं विषुव, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो कौन कौन सी ऋतु होती है गाइस? ग्रीष्म ऋतु होती है और हमारी शीत ऋतु होती है, दो तो हमें पता है। तो जब 23 सितंबर की बात होती है तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी कौन सी आ जाती है? शरद, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाती है। जबकि 21 मार्च की अगर हम बात करें, 21 मार्च को उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद होती है, ठीक है। क्या समझे? फिर समझिए। मार्च की बात करें अगर, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? बसंत, सारी बसंत होती है और यहाँ पे होती है शरद, दक्षिणी गोलार्ध में। अब 23 सितंबर की अगर बात करें तो उल्टा कर दीजिए, ऊपर शरद नीचे बसंत, ठीक है, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देख लिखा है 21 मार्च वाली स्थिति, कौन सी वाली है ये? देखिए इधर वाली, बसंत ऊपर शरद नीचे। तो 21 मार्च वाली स्थिति क्या है? अब देखिए हमने 21 मार्च और 23 सितंबर हमने दोनों को क्या बोला है गाइस? यहाँ पे देखिए क्या बोला है? विषुव बोला है, विषुव, ठीक है। तो 21 मार्च वाली स्थिति को हम बोलते हैं बसंत विषुव, ठीक है, और 23 सितंबर वाली को बोलते हैं शरद विषुव, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम बोल रहे हैं 21 मार्च वाली को बसंत विषुव बोल रहे हैं और 23 सितंबर वाली को शरद विषुव बोल रहे हैं, ठीक है। विषुव तो दोनों ही है, लेकिन एक को बसंत एक को शरद विषुव बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उपसौर क्या होता है भैया? उपसौर क्या होता है? ऐसी खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है। यानी देखिए ये है सन, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, बिल्कुल गोल में नहीं घूमती है, ठीक है, इस तरह से घूम रही है। तो जब पृथ्वी यहाँ आएगी, आई थिंक यहाँ पे सबसे पास होगी, और जब पृथ्वी यहाँ होगी गाइस, आई थिंक यहाँ पे सबसे दूर होगी। तो इसने कहा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं उपसौर, और सबसे दूर होती है तो अपसौर। समझ गए आप? तो उपसौर है इस, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। तो ये दिन कब आएगा गाइस पृथ्वी पर? 3 जनवरी, याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसौर यानी कि ये वाली स्थिति सबसे दूर होती है, तो ये दिन कब आता है? 4 जुलाई। यानी अब यहाँ पे 2 दिन याद रखने हैं आपको। उपसौर सबसे पास वाला दिन कौन सा है? 3 जनवरी। और सबसे दूर वाला दिन कौन सा है? 4 जुलाई। दोनों याद रखिएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई, याद रखिएगा। नहीं याद होगा तो भी याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है भैया? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, यूएसए में देखा गया। ये था हमारा सन, ये है हमारी पृथ्वी, चंद्रमा घूमता 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 बीच में आ गया। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पड़ना बंद हो गया। हमने कहा सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर क्या होता है? चंद्रमा की, अब जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो इसकी परछाई पड़ने लगेगी, ठीक है, परछाई पड़ने लगी, तो हम इसे सूर्य ग्रहण कह देते हैं। अच्छा, और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या होती है, न्यू मून डे, ओके। तो किंतु चंद्रमा के कक्ष तल में क्या होता है? 5 डिग्री के झुकाव के कारण क्या होता है? ये प्रत्येक अमावस्या को घटित नहीं होता। मतलब आप कहो कि हर एक अमावस्या महीने में क्या होता है? हर दिन एक दिन अमावस्या एक दिन पूर्णिमा होती है हर महीने, ठीक है, 15-15 दिन पे हो जाता है। अब आप कहोगे हर एक अमावस्या पे क्या सूर्य ग्रहण होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? कारण कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, तो हर बार अमावस्या पे सूर्य ग्रहण नहीं होगा। चलो, जब सूर्य का आंशिक भाग छुप जाता है तो उसे बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। मतलब आधा सूर्य अगर छुपा हुआ दिखे चंद्रमा के पीछे, आंशिक सूर्य ग्रहण। पूरा अगर छुपे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये भी समझो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य की परिधि पर क्या होता है? एक डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित होती है। मतलब समझिए, यानी गाइस जब आप सूर्य को देखते हैं ना, ये तो सूर्य है, पूरा काला दिखेगा, हालांकि लाल दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, हम काला दिखा देते हैं। ये दिख रहा, ये हो गया सूर्य पूरा का पूरा काला। लेकिन क्या होता है? चंद्रमा है, इस वजह से चंद्रमा बीच में है ना, हमें नहीं दिख रहा चंद्रमा के पीछे। लेकिन क्या होता है ना गाइस, थोड़ा सा ना इसके चारों तरफ उजाला सा दिखता है आपको थोड़ा, ये इसके चारों तरफ, इस जो चारों तरफ उजाला है ना, इसको बोलते हैं डायमंड रिंग, या पीली पीली दिख रही है रिंग जैसी, या हीरक वाले बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, समझ गए आप लोग? बस यही बात कैसे। अब चंद्र ग्रहण भी होता है। अब चंद्र ग्रहण तो तब होगा ना जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, ये चंद्रमा चल रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी है, बीच में सूरज आ जाए, ठीक है, अब तो चंद्रमा दिखना ही गायब, खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ खड़े होके कैसे देख लेंगे? बीच में तो सूर्य। अब इसके बाद जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत हो गया मुझसे, देखिए गलत हो गया मुझसे, फिर से शुरू करते हैं।
सूर्य कहाँ से आ जाएगा? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा तो पास में है, सूर्य अगर इतनी पास आ जाएगा तो गाइस हम सब जल भुन के राख हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। इससे कहा जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये हो जाता है क्या? चंद्र ग्रहण। अब आप कहेंगे यार यहाँ वाला आदमी तो चंद्रमा को देख लेगा, नहीं देख सकता। चंद्रमा अपने आप चमकता ही नहीं है, चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचने नहीं दे रही। अब चंद्रमा दिखेगा काला काला, मतलब नहीं दिखेगा, ग्रहण लग गया चंद्रमा पे। समझे बात आप? नहीं समझे? देखिए, ये है आपका चंद्रमा, ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपका सूर्य। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा तो चंद्रमा आपको दिखेगा काला काला, यानी कि नहीं दिखेगा, यानी कि उस पर ग्रहण लगा हुआ मान लो आप। ठीक है, तो मैं समझ गया। आप लोग होशियार हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं, मतलब सूर्य की रोशनी जो है ना पहुंच कर क्या है, पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पहुंचेगी, बिल्कुल होगी, जिसके कारण चंद्रमा जो है आंशिक या पूरी तरह से अंधेरे में आ जाएगा। चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। ये किस दिन होता था? अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, ये हो गया आपका पूर्णिमा के दिन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण नहीं होता। इसने कहा प्रत्येक अमावस्या में सूर्य ग्रहण नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने जो है अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। अब वैसे ही प्रत्येक पूर्णिमा में भी चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, पूरा चंद्रमा ढक जाने पर क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। आधा ढका होगा तो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। बिल्कुल, इतनी बात तो सब समझ गए। अब नोट देखिएगा, इसे कहा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक रेखा में एक स्थिति, मतलब एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, उसको हम बोलते हैं सिजगी। ठीक है, यानी युति वियुति बिंदु। यानी इसने क्या कहा? जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, या फिर सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिजकी। ये स्थिति क्या बनती है? सिजकी। या फिर गाइस इसे बोलते हैं युति वियुति बिंदु। अब आप हिंदी मीडियम के हैं तो खाली ये पढ़ के मत बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये लिखा आता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। और उस जब इसने कहा जब चंद्रमा बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के, युति बोलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी यानी कि अर्थ होता है तो इसे हम बोलते हैं वियुति, यानी कि इस वाले कंडीशन को बोलते हैं युति। यहाँ पे है सन, यहाँ पे अर्थ, इन दोनों के बीच में अगर मून आ जाता है, मून मतलब होता है चंद्रमा, जब चंद्रमा आया तो युति, और ये हो गया आपका वियुति। वियुति वाला टाइम जब आपका सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हो गई कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा है ये सुपर मून क्या होता है। अच्छा देखिए, ये एक खगोलीय घटना है। ठीक है, दरअसल क्या हो, देखिए दरअसल क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की दूरी स्थिति बदलती रहती है। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। ठीक है, सुपर मून कह लीजिए या पेरिजी फुल मून। इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% बड़ा लगता है और 30% ज्यादा क्या होता है? चमकीला होता है। क्वेश्चन समझिए, इसने कहा ये पृथ्वी है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा होगा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे हम बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं, मतलब उस वक्त चंद्रमा को हम क्या, पेरिजी फुल मून बोलते हैं। ठीक है, फुल मून, पूरा बड़ा सा चंद्रमा दिखता है, यानी कि नॉर्मल स्थिति से, यानी जैसा भी दिखता है उससे 14% और बड़ा दिखता है। एक बात, दूसरी बात कि 30% जो है ज्यादा चमकीला होता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है गाइस, कितना बड़ा दिखता है सुपर मून के टाइम में? 14%। कितना और चमकीला दिखता है? तो 30% ज्यादा चमकीला दिखता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। क्या बोलते हैं? पेरिजी फुल मून बोलते हैं या फिर सुपर मून बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू मून क्या होता है? ये ब्लू मून होता है नीला मून। नहीं, आगे बढ़े। चलिए गाइस यहाँ लिखिए, ये खगोलीय घटना के, इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, यानी कि नॉर्मली मैंने बोला कि भैया 15-15 दिन पे पूर्णिमा आ जाती है और 15 दिन पे क्या हो जाती है? अमावस्या आ जाती है। 15-15 दिन पे आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक महीना ऐसा आ जाए जिसमें मान लेते हैं कि 14 तारीख को एक बार पूर्णिमा आ जाए, पूर्णिमा। ठीक है, और इसमें जब आप 15 दिन ऐड करते हैं तो यहाँ पे 29 आती है। अभी भी हमारे पास 30 और 31 वाला दिन हो सकता है। तो यानी कि 30 तारीख को हमने कह दिया फिर से पूर्णिमा आ गई, क्योंकि देखिए 15 दिन बाद यहाँ पे अमावस्या आ जाएगी। 14 तारीख को है क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। फिर उसके 15 दिन बाद
ऐड कर लेंगे तो 29 को फिर अमावस्या, सॉरी 14 को पूर्णिमा आएगी, फिर उसके 15 दिन, ओके यहाँ गड़बड़ हो गई, फिर से शुरू करते हैं। मैं बीच में पहुंच गई 14 में। ठीक है, मान लेते हैं 1 तारीख को पूर्णिमा, ठीक है। 15 दिन बाद, यानी हमने कह दिया 15 तारीख या 16 तारीख को, 15 तारीख मान लेते हैं, 15-16 मान लेते हैं, अमावस्या। इसके और 15 दिन बाद मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 29 30 आ गई मान लो, 30 भी अभी उसी महीने में चल रहा है, अभी फिर पूर्णिमा आ गई, यानी कि एक ऐसा महीना जिसमें 2 बार पूर्णिमा आ गई, आ सकती है, आती है इनफैक्ट। तो गाइस 2 बार आई, ठीक है। तो दूसरी पूर्णिमा वाला जो चांद होगा ना, उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। मतलब एक ही महीने में जो दूसरी बार पूर्णिमा आ रही है, उसमें जो आप चांद देख रहे हो, उसको आप क्या बोलते हैं? ब्लू मून। दरअसल 2 पूर्णिमा वाला समय अंतराल 30 और 31 दिन में ही संतुलित हो पाता है, यानी कि ये तभी आ पाएगा जब 30 या 31 वाला। अब इसने कहा वास्तविकता ये है कि इस घटना का इसके नीले रंग से कोई संबंध नहीं है कि वो नीला चंद्रमा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बस दूसरा वाला जो चंद्रमा दिख रहा है, यानी दूसरी पूर्णिमा पे जो चंद्रमा दिख रहा है, उसको इन्होंने ब्लू मून कह दिया है, ठीक है। नीला दिखता है ऐसा नहीं। वास्तव में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति लगभग कब होती है? 2.5 साल के बाद ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। नोट, एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है, ठीक है। इसलिए क्या है, फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो 28 तारीख या 29 तारीख की होती है। तो आपको ब्लू मून तभी दिख पाएगा जब वो महीना 30 या 31 का होगा, ठीक है। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक महीने, किसी एक वर्ष में 2 या उससे ज्यादा महीने में आपको ब्लू मून हो, तो उस साल को आप क्या बोल देते हो पता है? ब्लू मून ईयर बोल देते हो, ठीक है। जैसा आज से पहले 2018 में हुआ होगा, ठीक है। ये भी लिख दिया। अब इसने कहा एक ब्लड मून है, अब ये मत कहना, चलिए ब्लड मून मतलब खून जैसा। अच्छा, इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को हम बोलते हैं ब्लड मून कहा जाता है। क्या? 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर आपको दिख जाते हैं तो वो है ब्लड मून का। तो इसे क्या हो, इसे ट्रेटार्ड भी कहते हैं। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है, तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो जब ऐसे करके पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से क्या होता है? लाल जैसा दिखता है, ठीक है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, ऐसा हो नहीं पाता कि पूर्ण चंद्र ग्रहण आपको दिखी जाए। तो सामान्य रूप में जो है 3 चंद्र ग्रहण में से एक ही जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। मतलब 3 बार चंद्र ग्रहण, 4 बार हुआ तो 4 बार में सिर्फ 1 बार आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा, अन्यथा आपको 3 आंशिक ही दिखेगा, ठीक है। इतनी सी बात। चलो अब देख लेंगे थोड़ा सा कितने मिनट की वीडियो है, 37। तो अभी हमें खूब सारा पढ़ना है, खत्म हो ही गया। चलो फिर सब खत्म ही कर दे चैप्टर को। देखिए अब ज्वार भाटा की बात कर लेते हैं। टाइम हो गया गाइस। चलिए वैसे तो बहुत कम बचा है, टाइम की थोड़ी सी कमी। चलिए दोस्तों, इस वाले चैप्टर को बाकी जो बचा हुआ है वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और क्योंकि कुछ काम रहते हैं बहुत सारे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस, तेजी से करिए सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी इसको पढ़ना चाहता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज्वार भाटा के संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।